हेलो एवरीवन, मैं हूं सोआल्या। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूं, द ग्रेट इन्फ्लुएंजा, द स्टोरी ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक इन हिस्ट्री, जिसे लिखा है जॉन एम बैरी ने। 1918 का स्पेनिश फ्लू हिस्ट्री की सबसे खतरनाक महामारी रही है। इस बुक में आप जानेंगे कि इस महामारी की शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे फैला और इसका अंत कैसे हुआ। ये बुक हमें सिखाएगी कि इंसान की छोटी सी लापरवाही किस तरह उसे महामारी में बदल सकती है, और साथ ही साथ यह भी बताएगी कि कैसे इंसान ने खुद को इस महामारी से लड़कर बचाया। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1918 स्पेनिश फ्लू की शुरुआत हस्केल कंसास, जो यूनाइटेड स्टेट में है, से हुई थी। हस्केल में रहने वालों के लिए कमाई का साधन खेती था। वहाँ के लोगों के लिए उनके खेत, पालतू जानवर और फसलियों का खजाना था। हस्केल काउंटी में लॉरिंग माइनर नाम के एक डॉक्टर रहा करते थे। जनवरी से फरवरी 1918 तक डॉक्टर लॉरिंग को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हुआ। उनके पास एक पेशेंट आया जिसके सिम्टम से लग रहा था जैसे उसे कॉमन फ्लू है। उसे तेज बुखार था, वो लगातार खांस रहा था और उसके सिर और बॉडी में बहुत तेज दर्द था। उसी वक्त कॉपलैंड के खेतों से अजीब से मामले सामने आने लगे। डॉक्टर लॉरिंग को यकीन था कि यह बीमारी इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा शरीर में तेजी से हमला करते हुए आगे बढ़ता है। डॉक्टर लॉरिंग की 12 पेशेंट्स ने इसके कारण अपना दम तोड़ दिया था। चौंकाने की बात तो यह है कि सारे के सारे पेशेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे, लेकिन फिर भी इस वायरस से नहीं बच पाए। डॉक्टर लॉरिंग ने इस बीमारी के बारे में जानने के लिए अपना जी जान लगा दिया। उन्होंने पेशेंट्स के ब्लड, यूरिन, कफ के सैंपल्स कलेक्ट किए, अपनी मेडिकल की सारी किताबें और जर्नल्स को पढ़ा। उन्होंने अपने कुछ साथियों को भी बुलाया और साथ ही साथ यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। दिन ब दिन पेशेंट्स की लाइनें बढ़ती जा रही थी। वो हर रोज उनकी देखभाल करते और न जाने कितनी रातें डॉक्टर लॉरिंग ने ऐसे जाग कर बिताई। 2 महीने इस बीमारी से लड़ने के बाद जब मार्च स्टार्ट हुआ तो अचानक यह बीमारी गायब हो गई। स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाने लगे, लोग अपने काम पर चले गए, जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई थी। मगर डॉक्टर लॉरिंग अभी भी डरे हुए थे। उनकी चिंता और उनका डरना बिल्कुल जायज था, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ने कभी भी इतना सीरियस रूप नहीं लिया था। इतने कम समय में इतने सारे लोग कभी एक साथ इन्फेक्ट नहीं हुए थे। डॉक्टर लॉरिंग ने यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनको बातों को सीरियस नहीं लिया। धीरे धीरे ये वायरस और स्ट्रॉन्ग हो रहा था। यह वायरस हस्केल में ही खत्म हो सकता था, क्योंकि यह जगह थोड़ी अलग थलग थी, वहाँ की पॉपुलेशन भी कम थी। लेकिन उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने दुनिया में आतंक मचा रखा था। टी नील्सन जीन हस्केल काउंटी का एक नौजवान सोल्जर था, वो भी इस बीमारी का शिकार हो गया था। एक पेशेंट इन्फेक्ट होने के 1 हफ्ते के अंदर इस वायरस को बाहर फैला सकता है। डीन को जब फ्लू हुआ था तब वो छुट्टी पर था, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही वो ड्यूटी पर लौट गया। जॉन बॉटम भी कॉपलैंड हस्केल काउंटी का एक सोल्जर था, वो भी निमोनिया की चपेट में आ गया। फरवरी में जीन ने भी ड्यूटी के लिए कैंप फंस्टन में रिपोर्ट किया। कैंप फंस्टन नदी के किनारे था, वहाँ 56,000 सोल्जर्स ट्रेनिंग ले रहे थे। 4 मार्च को कैंप फंस्टन में एक खाने बनाने वाले को इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो गई। सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर ये नंबर बढ़कर 1100 तक पहुँच गए। सभी सोल्जर्स को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 237 को निमोनिया था और उनमें से 38 जवानों की मौत हो चुकी थी। सबूतों से जाहिर था कि फंक्शन में जो बीमारी फैल रही थी वो हस्केल से आई थी। हस्केल से आने के बाद इस वायरस में म्यूटेशन हो गया था। फंक्शन से जवानों को अमेरिका और यूरोप भेजा जाने लगा। इन्फ्लुएंजा का वायरस इंसान से नहीं आया था, वो ओरिजिनली बर्ड से आया था। 4 मार्च को कैंप फंस्टन में इन्फ्लुएंजा का पहला केस सामने आया। 18 मार्च को जॉर्जिया में कैंप ग्रीनलीफ और कैंप फॉरेस्ट से भी नए मामलों के बारे में पता चला। कुल मिलाकर अमेरिका के 24 बड़े आर्मी कैंपस में इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई थी। सारे जवान इतने बीमार, इतने कमजोर हो गए थे कि ना तो वो ट्रेनिंग ले सकते थे और ना ही उनमें लड़ने की ताकत थी। यूरोप में इसकी शुरुआत ब्रेस्ट फ्रांस में हुई। ये 10 अप्रैल के आसपास की बात है। ये बीमारी कई कैंपस में भी फैलने लगी। इसकी वजह से कई लोग बीमार हुए, लेकिन अब तक इसने गंभीर रूप नहीं लिया था। लोग धीरे धीरे रिकवर होने लगे, उनमें बीमारी फैलने लगी। ब्रिटिश आर्मी को भी अपनी गिरफ्त में भी ले लिया था। कुछ समय बाद ये पेरिस और इटली में भी पहुंच गई। इतना फैल जाने के बाद इस महामारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम ने गवर्नमेंट ने असली रिपोर्ट को बाहर जाने से रोक दिया था। सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट्स ही पब्लिक को दिखाई जा रही थी, ताकि जवानों का मनोबल ना टूटे। स्पेन में सही खबरें दिखाई जा रही थी। सिर्फ स्पेनिश अखबारों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते प्रकोप के बारे में बताया जा रहा था। ये खासकर तब हुआ जब किंग एल्फोंस 13 खुद इन्फेक्ट हुए। ये फ्लू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फैलते फैलते पोर्टुगल और ग्रीस तक पहुंच गया। जून में पूरा जर्मनी इसकी चपेट में था। जुलाई में नॉर्वे और डेनमार्क में भी लोग बीमार पड़ने लगे। अगस्त तक स्वीडन और हॉलैंड भी इसकी चपेट में आ गया था।
29 मई बॉम्बे में इसका पहला केस आया था। वो 7 सोल्जर्स थे जो शिप और डॉक्स में काम करते थे। दूसरे गवर्नमेंट वर्कर्स में भी बीमारी होने लगी। ये बीमारी रेलवे के रास्ते से फैलना शुरू हुई और बॉम्बे से कलकत्ता, मद्रास, रंगून और कराची तक पहुंच गई। 1918 में स्पेनिश फ्लू एक लहर की तरह आया था, जो एक महामारी के लिए नॉर्मल बात है। इसकी फर्स्ट वेव स्प्रिंग में मौसम में उड़ी थी। उस वक्त ज्यादातर केस हल्के फुल्के थे और पेशेंट्स ठीक भी हो रहे थे। बहुत कम लोगों की जान गई थी। सबको लगा कि वायरस खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वायरस कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन असल में उसमें म्यूटेशन हो रहा था और सब वह बड़े रूप में अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा था। आपको क्या लगता है कि स्पेनिश फ्लू की तरह कोरोना वायरस भी कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा और बाद में एक बड़े रूप में महामारी फैलाने के लिए आएगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। स्पेनिश फ्लू की सेकेंड वेव की शुरुआत ऑटम के मौसम में हुई। उस समय तक वायरस बहुत खतरनाक हो गया था। ऐसे सिम्टम्स सामने आ रहे थे जो कॉमन फ्लू से बिल्कुल अलग थे। फिलाडेल्फिया के क्लिफोर्ड एडम्स ने अपनी तकलीफ बताते हुए कहा कि मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाता। मुझे परवाह नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। अभी मेरी जो हालत है, मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। मुझे जिंदा होने का एहसास बस इस बात से होता है कि मेरी सांसें चल रही हैं। इलिनॉइस के जॉन ब्राउन ने कहा, मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है, मुझे लगा कि कहीं वो मेरी बॉडी से बाहर ना आ जाए। मुझे बहुत तेज बुखार था, बहुत ठंड लग रही थी, मेरी बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस होती थी। ये इन्फ्लुएंजा ही था, लेकिन कई डॉक्टर्स इन सिम्टम्स के कारण बहुत हैरान थे। उनमें से एक सिम्टम था साइनोसिस। इस कंडीशन में शरीर के कुछ हिस्से नीले पड़ जाते हैं। एक डॉक्टर ने बताया कि साइनोसिस बहुत हैरान करने वाली कंडीशन थी, जिसमें उंगलियां, कान, नाक, जीभ सब गहरे नीले हो जाते थे। दूसरा शॉकिंग सिम्टम था एपिस्टेक्सिस, जिसमें पेशेंट का सिर नीचे किए जाने पर नाक और मुंह से खून निकलने लगता था। 6 लोगों को खून की उल्टियां हो रही थी। खून की कमी के कारण एक पेशेंट की मौत भी हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि स्पेनिश फ्लू के एक जैसे सिम्टम्स नहीं थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जवान और हेल्दी लोग इसकी वजह से दम तोड़ रहे थे। नॉर्मल फ्लू और निमोनिया ज्यादातर बच्चों और बूढ़ों पर अटैक करता है, लेकिन स्पेनिश फ्लू का सबसे खराब असर 21 से 30 साल के हेल्दी लोगों पर हो रहा था। सबसे ज्यादा उन लोगों की मौत हो रही थी जो कम उम्र के थे। उम्र की वजह से उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी वो इस खतरनाक वायरस से नहीं लड़ पा रहे थे। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था। ये इन्फ्लुएंजा ही था, लेकिन इंसान के हर ऑर्गन को खराब कर रहा था। हार्ट, ब्रेन, लीवर सब किसी न किसी तरह डैमेज हो रहे थे, लेकिन सबसे बुरा हाल लंग्स का था। एक साइंटिस्ट का कहना था कि वायरल इन्फेक्शन में लंग्स पर इतना बुरा असर होना एक नॉर्मल बात नहीं थी। स्पेनिश फ्लू से इन्फेक्टेड लोगों के लंग्स में घाव थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने जहरीली गैस सूंघ ली हो। पोस्टमार्टम के टाइम जब लंग्स को बाहर निकाला जाता है, तब वो बलून्स की तरह उनकी हवा निकल जाती है, लेकिन जब स्पेनिश फ्लू के पेशेंट्स के लंग्स को बाहर निकाला गया, तब वो फूले हुए थे, जैसे उनमें हवा भरी हुई हो। लेकिन टेस्ट पर जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। वो हवा से नहीं, बल्कि बुरी तरह डैमेज हुए सेल्स के कचरों से भरे हुए थे। WBC एंजाइम सब इधर उधर बिखरे हुए थे। लंग्स में खून फैला हुआ था। इन्फ्लुएंजा वायरस और इम्यून सिस्टम के बीच ये जंग लंग्स में हुई थी। इसका मंजर किसी जंग के मैदान से कम नहीं था और तबाही में कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ तबाह हो चुका था। ये महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि सभी दुकानें, ऑफिस, स्कूल बंद कर दिए गए। ये वायरस एक शिकारी की तरह हो गया था, जो इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए तलाश रहा था। हर शहर या गांव, छोटा कस्बा, हर जगह लोग मर रहे थे। दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जिसे इस वायरस ने बख्शा हो। सबसे ज्यादा मौतें इंडिया में हुई थी। स्प्रिंग के मौसम में इंडिया में वायरस फर्स्ट वेव चल रहा था, लेकिन सितंबर 1918 में वायरस का कहर दोबारा बॉम्बे पर बरसा। उस समय बसों में लाशों की ढेर लग गई थी। जब भी कहीं से ट्रेन रवाना होती तो उसमें जीते जागते लोग होते थे, लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचती तो सिर्फ लाशों से भरी होती। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 13,190 पेशेंट्स को एडमिट किया गया। उनमें से 7,044 लोगों की जान जा चुकी थी। सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में हुई थी। एक डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल खचाखच भरे हुए थे कि डेड बॉडी हटाने तक की जगह नहीं थी। लोग सड़कों पर गिरकर दम तोड़ रहे थे। लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं बची थी। अब लाशों को नदी में बहाया गया। इससे नदियां भी लाशों से भरने लगी। अनुमान लगाया गया कि करीब 20 मिलियन लोग अपनी जान खो चुके हैं। विक्टर वोगन आर्मी में डिजीज डिपार्टमेंट के हेड
उन्होंने कहा कि अगर वायरस इसी स्पीड से फैलता रहा तो कुछ ही हफ्तों में इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये वायरस अब इंसानों के जीवन के लिए खतरा बन गया था, लेकिन सच तो यह है कि इसको जिंदा रहने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं थी। अगर एक भी इंसान जिंदा ना रहे तब भी यह जिंदा रह सकता है, क्योंकि इनका घर बर्ड्स में था। नवंबर 1918 के अंत तक उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन 1.8 बिलियन थी। कई स्टडी से पता चलता है कि 1918 स्प्रिंग से 1919 गर्मियों के मौसम तक दुनिया की 5% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। कई इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ ने इसका इलाज खोजने की कोशिश की, लेकिन वो सब फेल हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सबसे ज़रूरी बात समझने में भूल की थी, और वो थी उस जीव के बारे में जानना, जो इस महामारी का सबसे बड़ा कारण था। ज़्यादातर डॉक्टर इस बात से सहमत थे कि स्पेनिश फ्लू बी इन्फ्लुएंजा या बैसिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, लेकिन वो सब गलत थे। तो आइए अब हम इस महामारी से सबक सीखते हैं। पहला, कि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेशनल एंड लोकल लीडर्स को लोगों को अवेयर करने के लिए और सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए एक सही कदम उठाना चाहिए। लोगों को इस महामारी के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये किस वजह से होता है और ये इससे कैसे बचा जा सकता है। दूसरा, इसमें लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, हम अभी भी स्पेनिश फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में हमें हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लव्स पहनना और बार बार हाथ धोना ही इस महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा बचाव है। अगर लोगों के बीच कांटेक्ट को कंट्रोल किया जाता है और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है तो इस वायरस को कुछ हद तक हराया जा सकता है। जब वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए नया होस्ट ही नहीं मिलेगा तब वो अपने आप ही मरने लगेगा। हमें डर को खुद पर हावी नहीं होना देना चाहिए। हम साइंस और एजुकेशन की मदद से वायरस से लड़ सकते। महामारी नेचर का वो सच है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। वो समय समय पर होते रहेंगे, लेकिन आप कभी अपनी होप मत खोइए। बस इसी तरीके से इनसे लड़ते हुए आगे बढ़िए और अपना और अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखिए। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर इसको फ्री में भी पढ़ सकते हो और साथ ही साथ इस बुक को खरीद भी सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिए।